सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, सो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल शुरू करा था, बेसिक बातें की थी, मोस्लेज लॉ के बारे में डिस्कशन किया था और ये समझाया था कि सिर्फ मोस्ले तक से काम नहीं चलेगा, हमको थोड़ा आगे बढ़ना होगा और भी बहुत सारे डिस्कशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको याद हो। और हम वहाँ ये बोलते थे कि मोस्ले ने एक लॉ दिया है, वो ये कहता है कि जनरली जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल करके, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा उनकी जो प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू उनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं उनको समझ सकते हैं, और जिसका इस्तेमाल है सब कुछ एटॉमिक नंबर पे ज्यादा डिपेंड करेगा। और ऐसा करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट यूज किया। एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, मैंने कहा था उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, बताओ सब। उस एक्सपेरिमेंट में होता ये था कि हम क्या करते थे, कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट अलग अलग मेटालिक सरफेस पे करवाते थे। उसके बाद जब वो कैथोड रेज लौटता था तो वो बन जाता था एक्स रेज। और वो जो हमारा एक्स रेज हुआ करता था, उस एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी थी अलग अलग होती होगी, वो जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होती थी अलग अलग, वो एटॉमिक नंबर के साथ रिलेटेड था। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के साथ। यही मेन मुद्दा था जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, जिसके बारे में बात कर रहे थे। सो द थिंग इज दैट आई हैव टू डिस्कस विद यू कि जो चल रहा है हमारा डिस्कशन वो इसी बात का है कि पहली बार सबको पता चला कि मोस्ले के अकॉर्डिंग समझ में आई बात, जो मोस्ले ने हमें समझाया कि देखो, अगर अगर तुम मास नंबर लेके चलोगे तो दिक्कतें आएंगी, गड़बड़ी होगी। इसलिए बेहतर यह है कि तुम एटॉमिक नंबर को मेन पार्ट मानो, एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलो तो तुमसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, सो ये मोस्ले ने अपना ये दिया था। मोस्ले की मदद के बाद, ऐसे एक्चुअली तो अलग अलग बात थी, मोस्ले ने अपना जब थ्योरी दिया, मोस्ले के बाद कई साइंटिस्ट मिलके, जिनका नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या क्या नाम था उनके, बोर थे, ब्यूरी थे, और कौन थे, अरे नाम बोलो, अरे बहुत सारे नाम लिखवाए थे भाई, कोई बताओ मुझे क्या क्या नाम लिखवाए थे। जेम्स वार्नर, वार्नर्स थे या सो यस, तो बहुत सारे लोगों ने मिलके, हाँ बहुत सारे लोगों ने मिलके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। उसमें सिर्फ अकेले ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ मोस्ले ने बनाया, हाँ मोस्ले ने एक बेसिक बात कही जिसके बेसिस पे ये डिस्कस। सो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसमें क्या नाम है, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो जो डिफरेंसेस है वो तो हम जानते ही हैं, आप लोग जरूर एक बार देख लो। बट बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो हर टेबल दो दो पार्ट में बटी हुई थी, है ना। और फिर क्या करते थे, कुछ 8 वाला तो 3 पार्ट में बटी थी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल, देखो ध्यान से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखेगा कि ग्रुप्स हैं और पीरियड्स। ग्रुप्स का मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है ये सब ग्रुप्स है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है पीरियड्स। करेक्ट। सो अगर हम काउंटिंग करें ठीक से तो टोटल अगर ठीक से काउंट किया जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चलो आप हेडिंग ले लेते हैं हम लोग, मोस्टली तो पढ़े ही लिए थे, मोस्टली लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात अगर की जाए तो वी हैव टोटल 18th ग्रुप। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो 1
2 3 4, ये देख ही रहे हो 7, और ये जीरो ग्रुप था। अब ये जीरो ग्रुप करके कुछ नहीं है, इसको तुम जीरो ग्रुप पहले वाले में बोला करते थे। ये दिखाया जा रहा है कैसे चेंज हुआ। सो काउंटिंग अगर देखोगे तो ये इस पे मत जाओ, ये तो जस्ट पुराने वाले के हिसाब से। नई काउंटिंग ये है कि नई काउंटिंग है ये 1 2 3 4, समझ रहे हो? ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ते रहो, और यहाँ आते आते हो जाएगा 18। सो टोटल वी हैव 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है बोलो? 18. यस, नाउ वी हैव 18 ग्रुप्स। और नो डाउट अगर हमारे पास अच्छी ग्रुप है उस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो पीरियड्स है 7, we have now 7 periods, 18। ठीक है, कुछ बातें इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई, क्या लिखा होगा? द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। सही बात है। तो पहले पीरियड में कौन सा देखो, हाइड्रोजन, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ लिख दिया गया है, मैं एक्चुअली हाइड्रोजन को यहाँ। तो पहले पीरियड में 2 ही लोग हैं, हाइड्रोजन एंड ये। दूसरे पीरियड में 8 ये लोग, तीसरे में 18, इसके बाद 3, इसके बाद 32। कहने का मेरा मतलब ये है, इसमें भी लोगों का आना बाकी है, बहुत सारे लोगों की डिस्कवरी होती है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये इस तरह से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये पीरियोडिक टेबल याद करना है। अब मुझे ये बताओ कि इस क्लास में कितने लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है? सर पहले 20 एलिमेंट से याद है। 30 से थोड़ा ना काम चलेगा, ये याद रखना होगा भाई। सर ये पूरा हुआ याद करना है। और क्या, पूरा याद रखना पड़ेगा, उसकी टेक्निक बनानी पड़ेगी। कम से कम ये दोनों, ये सब समझे, और ये पहला वाला ये अभी तुरंत याद कर लो, और इस जल्दी ही ये भी याद कर लो। हमें समझे नहीं समझे? तो याद तो तुमको थोड़ा तेज ही करना होगा भाई, कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। So you must remember all that। कैसे याद रखोगे? कुछ लोगों को देखो, हमारी क्लास में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको वो याद करने के लिए पोएट्री और क्या क्या गाना वाना यूज करते हैं। आता है सबको? देखो हमारी क्लास में देखो, एक एक करके लोग बताएंगे। कौन बताना चाहता है इसको याद करने के लिए क्या क्या आता है सबको तरीका? बताओ। अरे किसी को तो याद होगा, बताओ क्या टेक्निक है, कैसे यूज करते हो इसको, कैसे याद करते हैं? देखो बताएगा सब। अच्छा चलो, कौन मुझे बताएगा इस वाले को, मतलब ये जो ग्रुप है इसको कैसे याद करते हैं? कैसे याद करेंगे इसको? कोई है जो बताएगा? सर हलीना का रबर किसने फाड़ा? हाँ चलो ठीक है, नॉट बैड। अरे सब लोग सुना इसने क्या कहा भाई, एक बार और बोल दे। मैं ऐसे साइंस, अच्छा देखो इसने मैसेज ही कर दिया, हेलेना को रब किसने, अरे चल ठीक है जो भी है, सबको समझ में आया? ऐसे ऐसे कहानी बना ले अपने अपने तरीके। अरे बाकी जनता समझे? यस सर। हाँ सर। ऐसी मजाक में याद करना होता है मेरे भाई। अच्छा चलो चलो, इसका क्या है भाई, इसका कौन बताएगा, इसका क्या टेक्निक है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। अरे बाप रे, चलो नॉट बैड। अरे बाकी जनता समझे? ऐसे बनाओ ना अपना अपना तरीका, क्या बेटा मांगे समथिंग। ओके, अरे एक बार और बोल दो, बाकी जनता सुन लेगी यार। मैं साइंस के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो, तुम्हें पूरा राइट है। याद करने की कोई भी टेक्निक कर सकते हो। बोल भाई एक बार और बोल दे, बेटा मांगे समथिंग, कार स्कूटर।
ऐसा बोला तुमने? अरे बोल दो एक बार और। अच्छा इसने मैसेज ही कर दिया, ओके ओके, मैं पढ़ लेता हूँ यार। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बाप रे, सही सही है भाई हो। हाँ चलो आप मुझे बताओ इसका क्या टेक्निक है। अरे बोल दे यार, किसी को तो पता होगा। नहीं पता? ये वाला किसी को याद है? अरे बड़ी दुख की बात है। सर हम बना रहे हैं। अच्छा बना रहे हो चलो मैं बता देता हूँ इसको, तुम ऐसे बना लो। ये बाल गंगाधर इन तिलक, ठीक है? क्या इसको बनाओगे? मैं याद कर सकते कि बैंगन आलू गाजर इन थैली। अरे बस, बैंगन आलू गाजर इन दिल्ली इन। थैली। ठीक है भाई, जो तुम्हारा मन करे। मुझे याद होना चाहिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ट्रेटियम। सबको क्लियर? देखो भाई, पीरियोडिक टेबल याद नहीं करोगे तो बहुत सारे नुकसान होने वाले। एनी हाउ तुम्हें पीरियोडिक टेबल आने चाहिए, ठीक है? तो ये बैंगन आलू कर लो या जो कर लो, बट आई वांट दिस। ओके, इसको कैसे याद करेंगे? कारण वाला देखो, ये 14th ग्रुप कैसे याद करेंगे? बोलो बोलो। अरे कोई तो बताएगा। कहो शिवजी सुनो। अरे बाप रे भाई, ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है। कौन है ये? कहो शिवजी सुनो। कहो शिवजी सुनो पार्वती, बाप रे। अच्छा ऐसा है क्या? कहो शिवजी सुनो पार्वती, नॉट बैड। लेकिन ये तो सी है वे। अच्छा जो भी है यार, याद कर, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है तुम लोगों के पास। एनीवेज, आई वांट दिस टू बी रिमेम्बर्ड बाय ऑल ऑफ यू। इसके बिना दिक्कत होगी, तो आई पर्सनली वांट कि तुम सबको ये सब याद रहे। ये देखो, चॉइस नहीं है वरना हम ऐसे याद कराने के पक्ष में नहीं रहते, बट इस केस में हम सबको याद रखना होगा। सो भाइयों, सबको याद रहेगा पीरियोडिक टेबल? जल्दी बोलो। यस सर। अगली बार पूछूंगा मैं, ये पोएट्री बनाओ, पोएम बनाओ, डजंट मैटर, बट ये याद होना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। करेक्ट? ओके सर। यस ठीक है, सर। तो ये तुम लोग जैसे चाहे बना लो यार, आपस में बात कर लो, यूट्यूब पे चले जाओ। बहुत लोगों ने ऐसी बहुत सारे नाटक किए हुए हैं, उनमें से कोई एक पकड़ लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उठा लो। मैं तो, मुझसे नहीं होता यार साइंस किसी को कैसे, लेकिन तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। जो चाहे याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद करने में होगा, दिक्कत क्या। फर्स्ट 10 एलिमेंट वाला भी है। नहीं मैं क्या बोलता हूँ ना, ग्रुप वाइज याद करो। सुनो, हाँ ये ठीक है, ठीक है, मैंने देखा तुम्हारा नबिल, बढ़िया है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको ना ग्रुप वाइज याद करना है। ग्रुप वाइज याद करना आसान है, इसलिए एवरीबॉडी विल ट्राई टू डू दिस ग्रुप वाइज, ठीक है? ग्रुप वाइज मतलब दिस, ये ग्रुप। अब देखो भाई, नाम थोड़ा सा देख लो। मैं इस पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में, एक एक करके मैं थोड़ा और डिस्कस करूंगा, बट एक बार देख लो ये ग्रुप है। इसमें ध्यान से देखो। तो क्या समझे तुम लोग? सबसे पहले बताओ कितने इसके अंदर ग्रुप कितने हैं बताओ? 18th ग्रुप। 18 ग्रुप है करीब, पीरियड है 7, ठीक है? ग्रुप नंबर यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 करके तुम चल सकते हो, यहां से लेफ्ट टू राइट। हाँ, हाइड्रोजन हीलियम पोजिशन हमारे यहाँ फिक्स है। हालांकि क्वेश्चन आज भी इन पे उठते हैं, हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम यहाँ है, बिल्कुल फिक्स है। इस पे लोग पूछते हैं सवाल कि आपने यहाँ क्यों रखा, वो बात की बात है, बट वी हैव टू से इट कि यस। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, समय कम है।
अब थोड़ा सा एक दो हिस्ट्री की बातें सीख लो कि नेमिंग क्यों रखा गया, किसी का नाम क्या रखा गया, वो काफी हद तक बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। जैसे देखो ये, हाँ ये देखो ये सब कुछ नाम है यहाँ पे, वो इस बात पर डिपेंड करता है कई बार कि कहाँ कौन से प्लेस पे किसकी डिस्कवरी हुई, ये सब देख के डिसीजन होता है। जैसे स्कैंडियम है, थालियम है, थूलियम है, फ्रांसियम है, गैलियम है, ये कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये सब यहाँ बने। तो एलिमेंट्स की डिस्कवरी या वो कहाँ पे मिलते हैं इस पे थोड़ा सा बेस्ड है। तो ये कुछ कुछ नाम है जो तुमको पता है, जैसे स्ट्रोंशियम, एसआर, एस ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम कार्बन वाले ग्रुप में, थूलियम है ना, पोलोनियम, जर्मेनियम, यूरोपियम, गैलियम, फ्रांसियम, ये सब नेम रखे गए प्लेस के हिसाब से, यू कैन सी दैट, बट ठीक है। अब आ जाओ मेन बात पे। मैं थोड़ा सा इस पे काम करता हूँ, आप सब लोग सुनेंगे ध्यान से। देखो बिकॉज अब ऑफिशियली पीरियड टेबल हम शुरू कर रहे हैं और हमारे सामने ये सब लिखा हुआ है, हम इसके बारे में बातचीत करनी है। और ये एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक मैं ठीक से तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जल्दबाजी में नहीं समझाना चाहता, इसलिए आओ मेरे साथ थोड़ा सा डिटेल में बातचीत। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे यहाँ पे तो हमारे लिए आगे की चीजें आसान है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये तो मैंने तुमको बता दिया कि तीन लोगों ने मिलकर बनाया और हमारी बात उस पर भी हो गई, पीछे गया ये कैसा है दिखता है ये भी समझ में आ गया। लेकिन अभी बहुत सारी बातों में डिस्कशन बाकी है, उस पर बात शुरू हुई है, अभी उससे और आगे बढ़ना। मैं कुछ बातें और तुमको बताऊंगा जिसके बिना ये टॉपिक समझाना शायद उसके लोगों को तो आज हम एक करके कुछ कुछ बातें डिस्कस जिसकी हम सबको पड़ेगी जरूरत। तो अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात करूं और उस जमाने में वापस लौटूं तो तुम्हें मैं बताना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल किस चीज पे बेस्ड है। देखो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर एकदम एक शब्द में कोई पूछे हमसे कि बताइए पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, तो आई हैव टू से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जल्दी से क्लास के बच्चे हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर है? यस सर। बस यस सर। अगर ये क्लियर है तो बाकी दुनिया की हर चीज क्लियर है, ये क्लियर नहीं है तो दिक्कत है। नेहा तुम अपना माइक ऑन करो, बताओ क्या बोल रही हो, लिटिल क्लियर, क्या क्लियर करो मैं तुम्हें? बोल तो दिया हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स है, उसने लेफ्ट में तो वो प्रॉब्लम पहले क्या? बोला था। हाँ तो अभी भी बोल रहा हूँ यार, अल्कली मेटल के ऊपर हाइड्रोजन को रखा गया है, फिक्स है। एंड हीलियम भी फिक्स है बेचारा, अपने हाइड्रोजन के सॉरी इनर्ट एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल फिक्स है। और ये भी बोला कि दोनों सेम पीरियड में है, तो वेयर इज द प्रॉब्लम? सर आई वाज सेइंग इट रिलेटेड टू योर वॉइस। अच्छा वॉइस में टेंशन में आ गया सॉरी। अभी ठीक है? देखो यार सुबह सुबह उठने के बाद थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम रहती है ना, जो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तुम्हारी भी रहती होगी, हमारा भी यार कौन सुबह सुबह उठे, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए उठना पड़ता है कि नहीं? चलो अब हम लोग लौटते हैं। तो सुनो ध्यान से, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर समझना हो तो हम सब सॉरी, अगर हम लोगों को पीरियोडिक टेबल समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। सो अब मैं तुम्हें एकदम जरूरी बात बताने जा रहा हूँ, सब लोग लिखना शुरू करें। लिखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मॉडर्न पीरियड टेबल सब लिख चुके हैं अब तक, शुरू हो चुका है कहानी। Yes, sir. देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मोसलेज लॉ, Sir, can you repeat? yes, modern periodic table is based on Mosley's law. Mosley पढ़ा था लास्ट क्लास में? हाँ सर। Mosley's law. आगे लिखो and it is application of electronic configuration. It means Sir, and it is मैंने कहा it is application of electronic configuration. Application of electronic configuration. ठीक है, एक और बात बोल रहा हूँ ध्यान से। It means आगे लिखो, it means देखो सब लोग, detailing of periodic table. Detailing of periodic table is nothing but सर पीटी क्या है? periodic table भाई, शॉर्ट में लिख दिया उसको, प्रॉब्लम है? But application of electronic configuration. अब तुम पूछोगे इसी क्या है? इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पीटी मतलब पीरियोडिक Table. ठीक है दोस्त, लड़का बहुत स्मार्ट है। देखो सवाल इसका, पीटी मतलब तो फिजिकल ट्रेनिंग थोड़ी ना करानी है सुबह सुबह, हो गया? अब देखो मैं इसको पहले प्रूफ करूंगा कैसा क्यों है, ये जब लिख लिया सब लोगों ने, जल्दी जल्दी करो, आगे बढ़ो। Yes, sir. देखो भाई, अगर इसको समझना है तो तुम्हें पूरे पीरियड टेबल मेरे साथ बनाने पड़ेंगे। आ जाओ हम लोग तैयार हैं। बताओ पहला एलिमेंट कौन है, बोलो। अरे यार, हाइड्रोजन। सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, तो लिखो। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन, तो लिखते हैं। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा। नहीं होगा ब्रेक, बिल्कुल ठीक चल रहा है, डोंट वरी। थोड़ा मैं इधर उधर शिफ्ट हो जाऊंगा। अभी आवाज आ रही है एकदम? आवाज मेरी सबको आ रही है अभी? Yes, sir. सर हाँ, बोलना है। देखो मेरी आवाज अगर ना है इसका मतलब नहीं कि मेरा ही नेटवर्क खराब है, ये भी हो सकता है तुम्हारा भी गड़बड़ है। चेक इट, ओके? चलो अब देखो मैं तुम लोग साथ लिख रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी देखो हाइड्रोजन है, मतलब पहला जो एलिमेंट है वो हमारा हाइड्रोजन है, तो लिखो हाइड्रोजन। और बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। अरे एसपीडीएफ वाला शुरू करो, 1s1। दूसरा एलिमेंट कौन है पता तुमको? Helium. 1s2। हीलियम 1s2। 1s2. अब जरा दिमाग लगाओ, अभी क्या कहा था हम लोगों ने? फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे ना? ऐसा क्यों Yes, बताओ? ऐसा इसलिए क्योंकि सर फर्स्ट ये पीरियड में, इलेक्ट्रॉन शेल भरा जाता है। अरे सुनो तो, जो पीरियड्स होते हैं ना ये सेल से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं जल्दी बोलो? सेल्स।
फर्स्ट पीरियड में दो इसलिए होते हैं एलिमेंट क्योंकि पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 2। तो जितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट सेल में पॉसिबल होंगे उतने ही एलिमेंट रखे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में। सो फर्स्ट पीरियड जो है वो फर्स्ट सेल पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट सेल में दो ही टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, एक 1s1 और एक बोलो 1s2। 1s2 सुनो, जितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतने टाइप के एलिमेंट्स दुनिया में होते हैं। जल्दी जल्दी अपने आप से पूछो, क्या बोला मैंने? जितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतने टाइप के एलिमेंट दुनिया में होते हैं। मतलब हर एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अलग है, इसलिए उसकी एक पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। तो हर एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन मिली है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे मिली। सो हाइड्रोजन अगर सबसे लेफ्ट में है तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, और हीलियम अगर सबसे राइट में है तो इसलिए है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जल्दी बताओ? 1s2। सो भाइयों, एक पीरियड जो होता है वो एक सेल की बात करता है। एक पीरियड में जितने एलिमेंट रखे जा सकते हैं वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रखे जाएंगे, और इस बात पे डिपेंड करेंगे कि उसमें कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम बना सकते हो। तुम तो जानते हो फर्स्ट सेल में दो ही बातें हैं, या तो 1s1 या तो 1s2। अब आते हैं सेकेंड सेल। अब सब लोग देखो, अब सेकेंड में क्या क्या चॉइसेस है बताओ यार? सेकेंड पे तो आते ही हैं। अब देखो ध्यान सुनो, अब मैं लिखता हूँ 1s1 1s2 के बाद हमको क्या लिखना चाहिए बताओ? 2s1। अब लिख दिया मैंने 2s1 के बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? 2p, है ना? वैसे ही नीचे अगर आऊंगा तो 2s1 के बाद क्या लिखूंगा? 3s1। फिर क्या लिखूंगा? 4s1। क्या लिखूंगा? 5s1। ये चलता रहेगा। अब ये जो मैंने लिख दिए यही लोग पीरियड्स बन गए, और ये जो बन गया ये बन गया क्या? ग्रुप। सबको क्लियर? यस सर। अब देखो ध्यान से, अब 1s1 की टेंशन नहीं है, 2s की भी टेंशन नहीं है, इवन 3s में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत 4s में है। सोचो, जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उन सबको पता है। ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s को फुलफिल करने से पहले किसको फुलफिल करते हो? सर 3p 3d को करते हो ना? तो अगर हम जैसे 1s2 में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत पता है कहाँ आएगी? आगे। तो चलो कोई नहीं, हाइड्रोजन का ये हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ये जो हीलियम जो होते हैं वो इनर्ट एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनको हम लोग वहां लिखते हैं एकदम राइट में, और इनके साथ हम लोग इनर्ट एलिमेंट्स को ही रखते हैं। वो एक अलग बात है क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने जैसे लोगों के साथ मिलते हैं। इन बाकी हम ठीक है, 1s1 खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या शुरू कर लेंगे बताओ? 2s2। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो, ये हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट को बता रहा है ना? अब देखो, अब 1s2 कर गया। अब देखो फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 4 में क्या प्रॉब्लम होगी? 4s1 भर दिया, 4s2 भर दिया, लेकिन तुम तो जानते हो कि 4s1 4s2 भरने से पहले 3s को क्या भरना पड़ेगा? d भरना पड़ेगा। अब अगर मैंने 1s 2s के बाद यहाँ पे 2p शुरू कर लिया, यहाँ पे 3p शुरू कर लिया, तो दिक्कत ये होगी कि 4s 4s2 में दिक्कत होगी, क्योंकि 3s1 3s2 के बाद मुझे, जब मैं 4s1 4s2 की तरफ आता हूँ तो मुझे पहले
3D भरना पड़ता है। बोलो 3D भरना पड़ता है कि नहीं? इसलिए डी ब्लॉक को बीच में रखना पड़ेगा। कहाँ? यहाँ। तो यहाँ से शुरू होगा, 10 ग्रुप यहाँ पे आ जाएंगे। कैसे? यहाँ पे। सो 4s1 4s2 भरने के बाद जब मैं 4p शुरू करूंगा तो 4p से पहले मुझे 3D चाहिए। देखो ये 3D1 है, ठीक है। तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अच्छी प्रैक्टिस की है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये देखो, सो यहाँ पे अब मैं भरूंगा 3D1, ये होगा 3D2, ऐसे कर करके मुझे 3D3 3D4 ऐसे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे कर करके मुझे कहाँ तक जाना होगा? 3D10। अब मतलब 10 ग्रुप मुझे बीच में बनाने पड़ेंगे। सो एस ब्लॉक के S1 S2 के बाद मुझे डी ब्लॉक के कितने लेने पड़ेंगे? 10। वो तब जाके मैं P1 P2 शुरू कर सकता हूँ। इसलिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पहले में जितने लोग हैं सब S1 वाले हैं, दूसरे में जितने लोग हैं सब ग्रुप में S2 वाले हैं, तीसरा D है इसलिए इसको D ब्लॉक कहते हैं। सो भैया देखो, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एलिमेंट कहाँ जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर तुमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी तो फिर काम हो गया। अब देखो इसी बात को मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहता हूँ। सो ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक का मतलब ये है कि इसके अंदर S1 S2 दो होंगे, ठीक है। मेन पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे सब लोग मेरे साथ यहाँ आएंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान देंगे, क्लियर होगा। थोड़ा इसे बड़ा कर दो, चलो अपने अपने स्क्रीन पे इसे बड़ा करो, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये जो है ये 1s है और ये क्या बताओ? 1s2। मुझे 1s नहीं लिखना चाहिए, S1 लिखना चाहिए, 1s2। इसके अंदर जितने लोग हैं वो S1 है, इसके अंदर जितने लोग हैं वो क्या है? S2। इसके अंदर जितने लोग हैं वो क्या है? D1। इसके अंदर जितने लोग क्या है? D2। ये कौन से हैं? D3। ये D4, तो ये D5, ये D6, ये अब सुन रहे हो? Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. सो तुमको भैया क्या करना होगा? पहले तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा एलिमेंट S में जाएगा कि D में जाएगा कि P में जाएगा। तो तुम गौर कर रहे हो, ये 2 1 2 मिल गए और बीच में कितने लोग मिल गए? 10 लोग। तो 12 ग्रुप तो हो गए। तो अपने पास 10 ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक डी वालों के हैं, 2 ग्रुप एस वालों के हैं। सबको क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब इसके बाद देखो यहाँ शुरू हो गया P1, ये P है, P1 P2, ये P3, सब P वाले यहाँ पर, ये P4। मतलब जिसके भी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन P1 है वो सब लोग इसमें आएंगे, जिसका भी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन P2 है वो सब इसमें आएगा, जिसका भी P3 है वो इसमें आएगा, जिसका P4 है वो इसमें आएगा, P5 है यहाँ, और ये जो है ये P5 है, ये P6। इनर्ट एलिमेंट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन फुल। सो अब तुम समझ गए होगे कि कोई भी एलिमेंट कहाँ होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे मुझे किसी ने बोला कि सर इसका किसी का एटॉमिक नंबर 20 है, आप मुझे बताओ कि ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। तो मैं कहूंगा भाई आओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो कितना हो गया? S block. ये देखो ये हो गया 1s, यहाँ तक पहुंच गया 18।
अब 18 के बाद 3p के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा 4s। तो बिकॉज ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इससे साफ लग रहा है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s2 है, मतलब ये इस ग्रुप का बंदा होगा। अब सुन रहे हो साहब? Yes, हाँ sir. सर। अब पीरियड कौन सा? देखो ये फर्स्ट सेल का पीरियड है, ये सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, बिकॉज ये 4s2 है, यानी पीरियड ये वाला होगा। तो और ये लास्ट में s2 लिखा हुआ है, तो शायद हम बात, और मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि I'm sorry, फोर्थ पे ये है ना, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, इस ये फोर्थ पीरियड, तो हमें शायद इस पीरियड का होगा कोई, और बिकॉज s2 लिखा हुआ है तो ये वाला ही है, इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट C। सो अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो मैं बड़े आसानी से डिसाइड कर लूंगा कि वो कहाँ होगा, इस पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा। सो अगर मुझे किसी की भी पोजीशन निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बोलो क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और वो अगर आ गया तो अपना काम करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, अब एस ब्लॉक हो गया, सर, ब्लॉक हो गया। सर हाँ आपने भाई, हाँ आपने पीरियड की प्लेसमेंट कैसे बताई थी, एक बार फिर से बता दो ना। मैं अभी फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी लिखो पहले, सब आऊंगा, अभी उस पे आऊंगा, जस्ट तुम्हें समझाया। पीरियड का प्लेसमेंट ऐसे बताया कि मैंने देखा कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 है ना। देखो ये जो होता है ना, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां जाता है तो जिस शेल में जाता है वो शेल नंबर है। शेल नंबर क्या है बताओ, अब याद करो, शेल इज पीरियड नंबर। तो सबसे पहला पीरियड कौन सा है? सबसे पहला पीरियड ये है ना, दूसरा पीरियड ये तीसरा है, ये चौथा है। तो चौथा पीरियड था, तभी तो उसका नाम क्या था, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या था, बोलो 4s2 था ना, 4s2। यानी वो इस पीरियड का बंदा है, फोर्थ, ये फोर्थ पीरियड। और इस फोर्थ पीरियड में भी ये s1 सीरीज है, और ये कौन सा सीरीज है, s2 सीरीज। तो s2 है ना, s2 का मतलब कौन सा एलिमेंट था, ख्याल से, अरे बोलो, अबे समझे तुम? हाँ हाँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। सो अब ऐसे ही चलते चलते क्या हुआ, 3D के चक्कर में अब आगे जब पढ़ोगे तुम, अब देखो क्या दिक्कतें आएंगी, वो देखो पहले नीचे से। तो इस तरह से हमको मिल गया, ये जो दो ग्रुप बन गए वो बन गए एस ब्लॉक के, बीच में जो बन गए वो बन गए डी ब्लॉक के, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, और ये सब कैसे एलिमेंट हो गए बताओ, पी ब्लॉक। इसमें एक एक्सेप्शन है हीलियम, जिसको यहाँ डाला गया, वो पी ब्लॉक नहीं है बट उसको डाला गया है, उसको छोड़ दें तो बाकी सब पी ब्लॉक है। मतलब पी ब्लॉक का मतलब ये सब पी ब्लॉक, ये सब डी ब्लॉक है, और ये एस ब्लॉक। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते करते क्या होगा, एक समय आएगा जब, जैसे जब हमने 4s 4p करने से पहले, 4p करने से पहले हम लोगों को 3D अंदर शुरू करना पड़ता है ना, वैसे ही अब बताना, सोच के बताना, वैसे ही जब तुम 5D भरोगे, क्या भरोगे भाई, बोलो सब, 5D। अब बताओ 5D भरने से पहले क्या भरना पड़ता है, बोलो सर 4p। 5D भरने से पहले 4f भरोगे ना, वैसे ही 6D भरने से पहले क्या भरोगे, यस 5f। तो मैं यानी एक पीछे जाके करना पड़ेगा, आई एम सॉरी 6D उल्टा चला गया, इसको मैं ठीक करता हूँ। एक्चुअली 6D भरने से पहले तुमको 4f भरना पड़ेगा, वैसे ही 7D भरने से पहले अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक, तुम्हें 5f भरना। अब इस पीरियोडिक टेबल में f के लिए कोई जगह थी नहीं, अब जैसे हमें d के लिए D1 से लेके D10 तक के लिए एक 10 ग्रुप लगाने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे,
वैसे ही 4F के लिए भी हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे और 5F के लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा। आर यू रियलाइजिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर। Yes, sir. अरे भरो ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 भर दिया, और 4s2, 3d10, हाँ आगे बढ़ो, 4s2, 4p6, हाँ फिर से 4s2, 4p6 हो गया, अब फिर से भरो 5s2 एंड 5p से पहले फिर से यहाँ लिखोगे 4d। अब यहाँ पे आके थोड़ा दिमाग लगाओ तुम, 5s हो गया, 5d हो गया। अब जब तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या मिलेगा बताओ? 5d मिलेगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन का सहारा देते हैं। 5p है तुम्हारे पास, 4d है तुम्हारे पास, है ना? और अब 5s हो गया। 5p भरने से पहले नॉर्मली हम लोग यही करते हैं कि पीछे वाले का d यूज कर लेते हैं। तो भरो यहाँ पे 4d10, है ना? अब फिर लिखो 5p6, देखना ध्यान से, हो गया। अब फिर से लिख लो 6s2, फिर क्या लिखोगे? 6p6। अब 6p6 लिखने से पहले क्या करोगे? 5d10। फिर से वही 5d10 भरोगे। जिन लोगों ने किया है उनको याद आ रहा होगा, 5d10 भरोगे, फिर यहाँ पे 6p6। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऐसे ही भरतो। अब दिक्कत क्या है कि जब तुम आगे चल के 4 का f शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये है कि 4f की एनर्जी निकाल लो एक बार तो समझ आएगा। अब जब 6p6 लिख रहे हो, यहाँ पे 5d लिख रहे हो, 6p लिख रहे हो, सबकी एनर्जी निकालो। 5d की एनर्जी निकालो, 6p निकालो और 4f निकालो। 4d की एनर्जी कितनी है? 5 + 2 कितना होता है? 7। तो ये है, इसकी एनर्जी है 7, इसकी एनर्जी भी 7, और इसकी एनर्जी बताओ? 7। सो इन तीनों की एनर्जी है 7। इसलिए इन तीनों में सबसे पहले किसको भरोगे? सर 4f। 4 को। हाँ, इसलिए 5d लिखने से पहले मुझे 4f भरना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पे ये जो इस जगह पे मैंने जो 5d लिखा, 5d लिखने से पहले मुझे पहले 4f को भरना। सबको क्लियर हो रहा होगा ये बात? तो मुझे 4f की जगह यहाँ बनानी होगी। अब f में 14 एलिमेंट होंगे, ठीक है? अब जब 4f1 होगा तो आगे चल के 5f1 भी तो होगा, 6f1 भी तो होगा। बोलो यार। Yes, sir. तो एक पूरा हमको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए बताओ? जैसे एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, वैसे ही हमको एफ ब्लॉक बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, sir. लेकिन कहाँ बनाया है? ये तो फुल है, इसमें तो 18 ग्रुप ही होंगे ना, ये तो फुल है। इसलिए लोगों ने क्या किया? एफ ब्लॉक को कहाँ भरा? अलग से नीचे बना लिया। तो 4f में जितने लोग आएंगे उनको अलग से नीचे बनाया गया, 5f में जितने लोग आएंगे उनको अलग से नीचे बनाया गया। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल बनाने के पीछे का लॉजिक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड। तो एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब ये लोग, डी ब्लॉक मतलब ये लोग, और एफ ब्लॉक को मुझे बाहर से बनाना, ठीक है, अलग से बनाना। एक एक नजर इस पे लेते चलते हैं, सब लोग देखते चलते हैं, बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी। सब लोग तैयार हो? समझ में आ रहा है गेम? क्या हमारी क्लास में कोई बच्चा है जिसको कुछ भी समझ में आने में दिक्कत है तो बोलेगा, उसे वापस समझाऊंगा। बोलो। तो मान लिया जाए सबको समझ आ रहा है। Yes, sir. कोई पूछेगा इस ब्लॉक में 2 ही लोग क्यों हैं, तो क्या बोलोगे? क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले सेल में 2 ही हो सकते थे। अब चलो आ जाओ, एक एक करके जल्दी जल्दी में इस ब्लॉक देखो, सब लोग ध्यान से। ये देखो इस ब्लॉक, ग्रुप 1 को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? ये मैं शेयर कर दूंगा भाइयों तुम लोगों के साथ, ये लोग अपनी लैंग्वेज में घर पे लिख लेना। सबको क्लियर? अरे इंडिगो हाउस तुम्हारे पास है ना ये? Yes, sir. इसका हार्ड कॉपी।
अरे ग्रुप में शेयर हुआ था ना ये? हाँ सर हुआ है। अरे इंडिगो हाउस ग्रुप में शेयर हुआ है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ तो बस उसमें से लिख लेना यार अपनी अपनी लैंग्वेज में, बिकॉज ये बढ़िया से लिखा हुआ है तो हम लोग का टाइम बचेगा, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल आज कर रहा हूँ। अच्छा पर्पल हाउस वाले लोग, अच्छा सुनो प्लीज। सुनो, अरे पर्पल हाउस तुम लोग तो आ गए हो ना इंडिगो में? पर्पल हाउस तुम इंडिगो में आ गए हो ना? यस तो अगर सर। अब मैं अगर इंडिगो में शेयर कर दूंगा तो तुम्हें मिल जाएगा? यस सर यस। अभी शेयर कर दूंगा आज क्लास के बाद, ठीक है? अभी यहाँ ध्यान दो, सब लोग ओके ध्यान दो। ओके अब ध्यान दो। अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, बात खत्म। किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ चाहिए ही नहीं, ठीक? बस अब देखो ये तुम्हारे सामने क्लियर है एकदम। तो देखो ये जो पहला वाला है ये कौन सा सीरीज है? S1। तो जिसके पास भी जाओगे, जैसे तुमने हाइड्रोजन के पास क्या है बताओ? 1s1। लिथियम के पास क्या है? 2s1। सोडियम के पास क्या है? 3s1। पोटेशियम के बाद 4s1। रुबिडियम के बाद 5s1। सीजियम 6s1। फ्रांस। तो अपने को कुछ नहीं करना है यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही इधर जो लोग हैं बेरिलियम कितना है? 1s, सॉरी 1s2 तो नहीं हो सकता, उधर गया हो तो बेरिलियम इज 2s1, 2s2, 3s2, इसमें सारे लोग s2 वाले, 4s2, 5s2, दैट्स इट। तो s2 वाले जितने लोग हैं वो सब इधर, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के तुम समझ जाओगे कि ये कौन लोग हैं। सो द एलिमेंट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ns1, ns2, s ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट में ज्यादातर लोग जो हैं वो मेटल होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट के लोग क्या होते हैं बताओ जल्दी? मेटल होते हैं। और तुम सब जानते हो कि ये लोग एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, और ये लोग कितना लॉस करना चाहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके बाद ही इनकी ऑक्टेट पूरी होती है ना, याद है? सोडियम का केस बताओ, यस सर। सबको पता है? सो ये लॉस करने के बाद ऑक्टेट पूरा होता है। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स, इनका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चलता है कि अल्कली वाले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, अल्कलाइन वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और इस तरह से आगे बढ़े। क्लैरिटी आ रही है? ठीक। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाले के ऊपर हमेशा +1 चार्ज हो सकता है और अल्कलाइन के ऊपर +2 चार्ज हो सकता है। सो ये लोग जो मेटल बनते हैं वो +1 वाले मेटल बनते हैं, और ये लोग जो मेटल बनते हैं वो +2 वाले। लेकिन दोनों ही मेटल्स हैं, और मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। क्या लूज करना? इलेक्ट्रॉन लूज करना। क्लियर हुआ क्या सबको? ध्यान से देखो, बाकी छोटी मोटी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं भाई? the metallic character and the reactivity increases as we go down the group, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से नीचे आने पे ये क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जाने दो इस बात को, बस लिखने में कोई बुराई नहीं। ये सबके सब आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं अच्छे मेटल से, और अल्कली वो लोग हैं जिनके आउटर मोस्ट में एक 1s1 वाले s1 वाले लोग, इसको हम अल्कली बोलते हैं। ये अल्कली मेटल, अल्कली मतलब होता है बेस। और ऐसा इसलिए है कि तुम जानते हो कि NaOH बहुत बढ़िया बेस है, KOH बेस है, CSOH बेस है ना? बिकॉज ये लोग अच्छे बेस बनाते हैं, इसलिए इनका नाम ही है अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली का मतलब बेस होता है। क्लियर? यस सर। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब बेस नहीं है, अल्कलाइन का मतलब भी बेस है। इनके नाम में लिखा हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ज्यादातर लोग
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नीचे से मिलते हैं, जमीन के नीचे से, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। याद रखने की बात यह है कि ये लोग भी बेस अच्छा बनाते हैं, जैसे BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। सो अपने पीरियोडिक टेबल में अच्छे बेस यही लोग बनाते हैं, और सबसे अच्छे मेटल्स भी यही लोग होते हैं। ठीक, अरे सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर, बस एक मिनट लेकर आऊँ। नहीं, तुम्हें दे दूंगा ना, क्यों लिख रहे हो? ये तो तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। और मैं अभी बहुत सारी बातें और बताऊंगा एक एक करके, डोंट वरी, जस्ट भेज दूंगा, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं। देखो, पी ब्लॉक थोड़ा अलग है, और ऐसा क्यों है इसकी कहानी। एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक में भी मेटल्स होते हैं, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल सब होते हैं। सो थोड़ा सा याद रखने की बात होती है, मैं इस पे आऊंगा बाद में, एक एक करके बात तो करेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल याद रखो, पी ब्लॉक में ए वाला जो ग्रुप है इसको बोरॉन ग्रुप कहते हैं, ये बोरॉन फैमिली भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बोरॉन फैमिली। ये कार्बन वाली ग्रुप है, कार्बन फैमिली कहते हैं इसे। कार्बन ग्रुप को तो कार्बन फैमिली कहेंगे ना, सब पहले वाले एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है नाइट्रोजन ग्रुप, ये नाइट्रोजन फैमिली है। एंड याद रखने की बात ये है कि इसमें ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, इसकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बारे में तुम जानते ही हो, तो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन। इसका नाम सबको पता होगा, इसको कहते हैं हैलोजेंस, कहते हैं ना, हाँ सर। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को। इसको कहते हैं ऑक्सीजन वाले को चाल्कोजेंस। आई विल सेंड यू एनफ वो चीजें भेजूंगा, जो मैं लिखने ही कहूंगा वो लिखना, अभी लिखने की नीड नहीं है, अभी बस ऊपर से देखो, अपने आप पे भरोसा रखो। हर बात लिखने से नहीं होता, अपने आप भी ध्यान होना चाहिए। एक ही बात बता रहा हूँ, ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस कहते हैं, और हैलोजेंस को क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। बायो पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके शुरू के दो एलिमेंट जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होता है। इसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटलोइड भी होते हैं, सब बड़े होते हैं। सो थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पर, ग्रुप 13 to 18, these together with the S block element are called representative elements. इनको हम representative element कहते हैं। with S block को भी, S block के दोनों मतलब फर्स्ट सेकेंड, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि फर्स्ट सेकेंड एंड 13 to 18, इन सबको कंबाइंडली हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लिखा हुआ है उसको, जस्ट मैं बता। डी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहते, उसका एक बड़ा कारण है कि वो ज्यादातर रूल्स को फॉलो नहीं करता जो रूल्स हम आगे बनाने वाले, ठीक है। हैलोजेंस ये सब लिखा हुआ है, एक बार देख लो। नॉर्मली ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन जो सॉरी, ऊपर से नीचे आने पे मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ, इसमें मैं लंबी बातचीत करूंगा आगे, बट फिलहाल लिख देता हूँ। ऊपर से नीचे आने पे जनरली मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। सो ऊपर के लोग नॉन मेटल होते हैं जनरली, जैसे देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो ऑक्सीजन सल्फर जो है ये नॉन मेटल, ये दोनों मेटलॉइड है, और ये जो पोलेनियम है ये मेटल है। ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड। सो तुम लोग समझ गए कि हम ऊपर से नीचे आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा,
मैं आऊंगा डिटेल में, खूब बात करूंगा, अभी फिलहाल काम की बातें लिखते चलो। इतना ही बात करेंगे अभी, तो फिलहाल ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे। डी ब्लॉक के बारे में थोड़ा बताया तो इधर डी ब्लॉक जो है वो जनरली रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते, बट ज्यादातर लोग इसमें मेटल्स होते हैं, भरे पड़े हैं मेटल्स, और इनके जो आयंस होते हैं वो कलर्ड आयंस होते हैं। देखो, और पढ़ेंगे और भी कई बातें इनके बारे में, लेकिन मेटल वाली फीलिंग जो आती है ना, जैसे आयरन बोल के हमें मेटल वाली फीलिंग आती है, वो तुम्हें डी ब्लॉक में ही मिलेगी। तो डी ब्लॉक का मतलब है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, किसी के पास डी होना चाहिए, D1 हो, D2 हो, D5 हो, ऐसे। ये देख लो तुम 3D में कौन कौन आते हैं, यू कैन सी दैट 4D और ये 5D ऐसे चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से एलिमेंट मिलेंगे तुम्हें D1 से लेके D10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत। बस ये ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हमें एक बार देखना पड़ेगा। ये ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, सबका याद रखना। इनफैक्ट देखो, ये इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो याद रखना पड़ेगा हर किसी को, हाँ? ये लोग भी सबके सब मेटल्स होते हैं, एंड इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर होती है। इसमें 4F वाले को हम लैंथेनोइड कहते हैं और 5F वाले को एक्टिनोइड्स, याद रखना पड़ेगा। 4F को कहते हैं लैंथेनोइड्स और 5F जितने लोग हैं उसको कहते हैं एक्टिनोइड्स। समझ गए सब लोग? हाँ सर, यस सर। आएगा कुछ छोटा मोटा बता दे रहा हूँ, याद रखना। सो लैंथेनोइड में 58 2 मतलब एटॉमिक नंबर 58, सेलेनियम 2, Lu जाते हैं 71 तक, एक्टिनोइड 90 to 103 जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि periodic table में अलग से हमने लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स को बनाया और इस पे काम किया। अब चलो, ये तो हो गया एक बेसिक आइडिया हमने लिया। देखो क्या क्या याद रखने की बात है, ये याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं शेयर कर दूंगा, सब लोग इसमें याद रखेंगे। और देखो तो सबका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना भाई, कोई चॉइस है नहीं। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सवाल आ सकते हैं, तुमको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाएगा तुमको बताना पड़ेगा, ध्यान देना है इसमें। एस ब्लॉक का तो आसान है, पी ब्लॉक का भी स्टैंडर्ड देखो, NH2 स्टैंडर्ड जो होता है ये इनका NH2 और NP1 से लेकर 5 कुछ भी हो जाए, ये पी ब्लॉक है ना। अब सब लोग लिखो पोजीशन ऑफ एलिमेंट, लिखो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन, position of elements in, one second, position of elements in, position of elements in modern periodic, ठीक है, सब लोग लिख लो position of elements in modern periodic। देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा एक एलिमेंट और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बेसिस पे ये फिक्स करेंगे कि हमारा जो एलिमेंट हमारे पास होगा एक एलिमेंट और हम उसका लिखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि उसकी जगह कौन सी होगी। ठीक है सबको?
बोलो। सर वो टाइटल में आपने क्या लिखने को बोला था, बीच में आपकी आवाज एकदम लो आ रही है। नहीं, अभी मैंने कुछ लिखने के लिए नहीं बोला। मैंने सिर्फ बोला लिखो अच्छा वो पोजीशन ऑफ, लिखो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके ठीक है, हाँ मॉडर्न लिखो। पीरियोडिक टेबल बोला। हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक, जल्दी से हो जाएगा खत्म। उसके बाद हम एटॉमिक रेडियस अभी शुरू करने वाले हैं, जल्दी। थोड़ा सा बताया थे, थोड़ी प्रैक्टिस करवाए थे सबको, क्योंकि इसमें सवाल आते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब ये कि तुम्हारे सामने क्या होगा ना कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, तुमको उसको देख के बताना होगा कि भाई ये पीरियोडिक टेबल में जाएगा तो कहाँ, इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, सो मैं एक इस पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, उसके बिना दिक्कत है। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। देखो दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक मालूम होना चाहिए उसका ग्रुप नंबर, और दूसरा मालूम होना चाहिए उसका क्या, अगर ग्रुप नंबर मालूम हो और उसका पीरियड नंबर मालूम हो तो पोजीशन तो निकल ही जाएगा ना यार। तो चलो अब मैं एक एक करके तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें सीखना है। पहला लिखो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एवरीबॉडी प्लीज, सब लोग लिखो फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। रेडी एवरीबॉडी, फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट, सब लोग ध्यान देंगे। अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट में कैसे डिसाइड करते हैं, बिल्कुल आसान है, एक ही तरीका है डिसाइड करने का। क्या करो, अगर आउटर मोस्ट, पहले तो ये कोई पूछेगा कि ये बताओ सर एस ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, क्या जवाब है, एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं हम लोग, क्या आंसर है बोलो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में गया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, एस ब्लॉक एलिमेंट। हाँ सिंपल है। सो एस ब्लॉक एलिमेंट की कहानी है, तो अगर किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, देखो इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, if last electron of elements a last electron of element goes in s orbitals, then the element is called s block element. Element is called s block element. ठीक है, then the element is called s block elements. तो पहली बात तो ये कि लास्ट इलेक्ट्रॉन को कहां जाना पड़ेगा, एस ब्लॉक, मतलब एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल अगर किसी के पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सब एस ब्लॉक एलिमेंट है। फर्स्ट बात तो ये हो गई। अब सेकंड बात क्या है भाई, लिख लिया ये, आगे बढ़ू, इसको मिटाऊं। यस सर। हाँ, अब एक तो पहली बात ये हो गई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस ब्लॉक, तो वो तो ठीक है, अपने को दिख जाएगा। अब एस ब्लॉक का तो पता चल गया, अब एस ब्लॉक में भी दो चॉइस है, या तो ग्रुप 1 या तो ग्रुप 2। तो कैसे पता चलेगा कि वो ग्रुप 1 है कि ग्रुप 2 है, तो मैं जरा बात कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से। दो चीजें, पहले तो ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर का कैसे पता चलेगा, देखो ग्रुप नंबर पता चलेगा, ग्रुप नंबर जो होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
in outermost s orbit. ध्यान से देख लो, ग्रुप नंबर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एस ऑर्बिट। क्लियर हो गया? मतलब अगर आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप नंबर क्या होगा? 2। बोलो। यस सर। एकदम सिंपल है, सबको समझ में आ रहा होगा। सो ग्रुप नंबर पे डिपेंड करेगा ये पूरा चक्कर। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी क्वेश्चन में, इसलिए अगर आउटर मोस्ट NS1 है तो NS1 वाले सारे होंगे अल्कली, और अगर NS2 है तो NS2 वाले सारे होंगे एल्केलाइन। Alkaline. और ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। इससे आसान तो किसी का है ही नहीं, एकदम आसान है, सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, सो ग्रुप नंबर सबको मिल गया। यस सर। अब देखो ग्रुप नंबर के बाद ये सब लिखते रहना पड़ेगा भाइयों। अभी जो लिखवा रहे हैं ये सब लिखना होगा, जो नहीं लिखना था वो मैं शेयर कर दूंगा, अब लिखना होगा सब कुछ। ठीक है, अब मैं पीरियड नंबर बता देता हूँ। पीरियड नंबर हमेशा एक ही चलेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। पीरियड नंबर याद रखना है। क्या पीरियड नंबर होगा? पीरियड नंबर इस बात पे डिपेंड है, अगर वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो पीरियड नंबर डिपेंड करेगा कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल कौन से शेल में गया। सो आंसर याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तुम सब क्वांटम नंबर पढ़ चुके हो? हाँ सर। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है। मतलब समझ ही रहे हो, एन की वैल्यू, मैक्सिमम एन की जो वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसमें चेक करो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें है। पीरियड नंबर हमेशा वही होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है। पकड़ लेंगे हम लोग कोई भी सवाल? इस ब्लॉक को पहचान लेंगे, जल्दी बोलो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे बताओ जल्दी? उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो ऑर्बिटल, हमारा और सेल नंबर कौन, सॉरी ग्रुप नंबर कौन सा है, पीरियड नंबर कौन सा है। ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करना है? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देख के, S1 वाला है तो ये सारे लोग फर्स्ट ग्रुप होंगे, S2 वाला है तो सारे लोग सेकेंड ग्रुप होंगे। अब पीरियड डिसाइड करने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज होगा ना, वो पीरियड होगा। दैट्स इट। समझ में आ रहा होगा सब? ठीक है, हाँ सर। चलो मैं इसको ये था पी ब्लॉक। अब देखो अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। सब लोग लिखो जल्दी जल्दी, अब समय कम है तो तेज करना पड़ेगा हमें थोड़ा। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में क्या होगा भाइयों? देखो जरा, ध्यान देना सब लोग। पहले तो पी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन सब लोग समझ ही रहे हो।
क्या डेफिनेशन है भाई कि अगर किसी का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां का हो, ये देखो NH2 और NP6 के बीच का हो, यानी अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, P में गया है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गया है तो वो P ब्लॉक एलिमेंट है। बोलो सबको क्लियर? यस सर। अब एक बार कंफर्म हो गया कि वो P ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ये लिखो सब लोग ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर होगा, बड़ा आसान है, ध्यान रखना इसको, खुद तुम लोग खुद भी बना सकते हो। देखो शुरू में 2 ग्रुप हैं, बीच में 10 ग्रुप हैं, तो 12 के बाद पहला P ब्लॉक आता है, ठीक है। सो करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट P ऑर्बिटल, वो देखो, ठीक है। आउटर मोस्ट P ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो, और उसमें जोड़ दो 12। इससे आसान तो कुछ नहीं होगा, जोड़ सकते हो। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आउटर मोस्ट में देखो P ऑर्बिटल जो सबसे बाहर वाला है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो, और उसमें 12 जोड़ दो, सिंपल। किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलो। सर ऑर्बिटल प्लस 12 वो लिखा और नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट P ऑर्बिटल, जैसे किसी के पास P4 है, ठीक है, तो P4 अगर किसी के पास है तो उसके आउटर मोस्ट P में 4 हो गए, उसमें 12 जोड़ो तो उसका ग्रुप नंबर हो गया 16। 12 + 4 16। बोलो। हाँ सर समझे। ठीक है वो समझा। किसी के पास P3 है, P3, तो P3 में क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे, कौन सा ग्रुप होगा, 15 15। बस यही तो बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा मेरे भाई, यू हैव नो चॉइस। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे नहीं तो बात ही खत्म। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस किसी के पास नहीं है, ठीक। चलो अब ग्रुप नंबर हो गया, अब आते हैं पीरियड नंबर। P ब्लॉक एलिमेंट्स का पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, लिखते चलो साहब। P ब्लॉक एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है वो किस पे डिपेंड करेगा, उस बेसिस पे हम बात करते हैं। पीरियड नंबर का वही स्टोरी है अपना, हमेशा याद रखना है, वही चलेगा। क्या होगा पीरियड नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाँ वही याद रखेंगे, हाईएस्ट चलेगा, या जो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, या ग्रेटेस्ट बोल सकता हूँ मैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एकदम चलेगा। used in electronic configuration of element। इससे आसान कुछ नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। सबको समझ आना चाहिए, सीधी सी कहानी। पीरियड नंबर क्लियर, यस सर। ठीक है, मिटा रहा हूं उसको। सो ये हो गया ग्रुप नंबर, ये हो गया पीरियड नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में आ जाओ, डी ब्लॉक का भी रूल बनाएंगे जल्दी से। लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट जल्दी। डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं वो तुरंत पहचान जाएंगे हम लोग। अगर कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है तो डी ब्लॉक है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा हो। अब एक बार ये कंफर्म हो जाना चाहिए तो फिर दिक्कत, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो थोड़ा केयरफुल रहेंगे, एक आध जगह दिक्कत है, जैसे कहाँ कहाँ दिक्कत है तुम्हें याद है, ये लोग D4 अलाउ नहीं करते हैं, D4 नहीं लिखते ना, D4 के जगह पे क्या लिखते हैं, D5S1 लिखते हैं ना। यस सर।
वैसे तुम्हें याद होगा D9 अलाउ नहीं करते, उसकी जगह क्या लिखते हैं, D10S1। तो ये सब जब आए ना तो ये तुम देख लेना यार, ये D5S1 है, सही है, बट एक्चुअली में D4 ही होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। और ये D10S1 है, आई नो, बट एक्चुअली में D9 होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। और ये पीरियोडिक टेबल नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनाया गया। ओके, सो D5S1 लिखेंगे, लेकिन हम समझेंगे कि एक्चुअली साला ये D4 ही है। ये D10S1 लिखेंगे बट समझेंगे क्या कि एक्चुअली में ये D9 ही है। इज दैट ओके? यस सर। सिर्फ यहाँ पे सीखने के लिए, मतलब फॉर्मूला हम एक्चुअली लगा पाएंगे। फिर से बोल रहा हूँ, सब लोग के दिमाग में लगा लो। अरे सबको पता है कि तुम लिखोगे D10S1, लेकिन एक्चुअली में वो होना चाहिए D9। सबको पता है तुम लिखोगे D5S1, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होना चाहिए, डी। एक्चुअली में तो वो D4 होना चाहिए। सो एक्चुअली के हिसाब से चलना, एकदम बेसिक से कि D4 लिख दिए और D4 लिख के चलेंगे। वो अलग बात है कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम D5 लिखते हैं। यहाँ स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन है हम अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो लिखो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर, सब लोग लिखो ग्रुप नंबर। कैसे आएगा ग्रुप नंबर, एवरीबॉडी प्लीज लिखो ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर आएगा, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, number of electrons in number of electrons in outermost d orbital प्लस कितना जोड़ है, 2, क्योंकि एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट पहले थे ना, उसके बाद तो ये शुरू ही हो गया। तो डी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको ढूंढो, उसमें बस 2 जोड़ लो, और ज्यादा कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। क्लियर सबको? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 2 जोड़ लेंगे, इसमें है ही क्या, कौन सा बड़ा टेंशन है इसमें। इसको मैं डिलीट करूं, सबको ठीक है, याद आ गया? इसको भी इरेज करता हूं, ठीक है। अब पीरियड नंबर में क्या लिखेंगे, सर एक सबको सेकंड पता है? बाकी था अल्फा लिखना। क्या बात कर रहे हो यार, बाकी था तो ये लो, अरे अंडू, खुश, लिखो। हाँ सर लिख लिया। डन, चल ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, और पीरियड नंबर में वही लिख दो जो चल रहा है। क्या चल रहा है अब तक? लिख लो भाई, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज्ड, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज्ड। सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है जान? यस सर। तो डी सर ब्लॉक हो गया। 1 मिनट। अरे 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 वही लाइन है भाई, वही लाइन है, सेम जो पिछली बार लिखे थे। अच्छा ठीक है सर। ग्रेटेस्ट ना, वही लाइन, लाइन वही है ना, लाइन में थोड़ा नया कुछ है, वही लाइन है, वही लाइन, ठीक है। चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को भी लग रहा है कोई दिक्कत है तो बताएगा, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट। सो ये चल रहा था इसके बारे में। अब कोई पूछे एफ ब्लॉक की बात करें, ठीक है। एफ ब्लॉक में क्या है, अगर तुमने देखा थोड़ी देर पहले, तो
जितने भी ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, ये कोई बाहर गया था वापस आ गया। अब ए ब्लॉक में क्या होता है, जो 4f है, सुनो, जो 4f है, अब जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 में जाए, मतलब ए ब्लॉक के लिए तो ग्रुप नंबर देने की कोई मतलब नहीं, ग्रुप नंबर तो वही है जहां से वो आया, जहां से उसको अलग किया गया, तो 4th ग्रुप नंबर की कोई मतलब नहीं है उनका डी एफ ब्लॉक के लिए। एक बार मैं शेयर करता हूँ, सो ग्रुप नंबर तो वही है जहां से उनको निकाला गया है, 4th, और पोजीशन उनका तुम बता ही सकते हो F1 F2 F3 के बेसिस पे। सो वैसे भी वो दोनों बाहर लिखे गए हैं, तो शायद बहुत ज्यादा एफ ब्लॉक एलिमेंट का बहुत ज्यादा टेंशन यहाँ नहीं है। मेन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, क्योंकि प्रियोरिटी टेबल में वही लोग हैं, ए ब्लॉक तो प्रियोरिटी टेबल में है ही नहीं, तो उसको लेकर क्या ही सवाल कोई पूछ सकता है। ठीक है, चलो ना बढ़ते हैं आगे। अब देखो क्या चल रहा है और क्या क्या बातें हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे, सब लोग हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और हम लोग पी ब्लॉक, हम लोग नेमिंग। अब बताओ किसी का भी नाम लिख पाओगे, कौन कहाँ मिलेगा? हाँ सर। एक क्वेश्चन हो जाए? यस सर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन है, हाँ चलो मैं देख रहा हूँ, सबको करके देना है, बताओ कौन सी जगह पे होगा। क्वेश्चन है, मैंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28, एटॉमिक नंबर 28 है किसी एलिमेंट का, इसकी पोजीशन बताओ सब लोग जल्दी। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, क्या तुम बता सकते हो कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा? इसका ग्रुप नंबर बताओ, इसका पीरियड नंबर। फटाफट। सबसे पहले क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 20 ये हो चुका है, अब बाकी के लिए मेरे पास एक ही जुगाड़ है, 3D। ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ सर। तो जल्दी से बताओ इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? क्या सिखाया मैंने ग्रुप नंबर? डी में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, सबको पता चल रहा है। डी, तो हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे? 2। इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? 10। 10 और इसका पीरियड नंबर जल्दी बताओ। सर 4 4। मैक्सिमम यूज्ड प्रिंसिपल क्वांटम, मतलब n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4 है, पीरियड नंबर हो गया 4। सो ये 4th सेल में, मतलब 4th पीरियड में 10वें ग्रुप में। सो हम लोग लोकेट कर सकते हैं। तो जरूरी है कि मुझे क्या बताया जाए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखना सीखो। हो सकता है कोई बहुत बड़ा एलिमेंट तुमको कोई पकड़ा दे, और बहुत बड़ा एलिमेंट पकड़ाएगा तो तुम फंसोगे। क्लियर? सो बड़ा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बड़ा एलिमेंट आएगा तो तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे तो फिर ये तो होएगा नहीं। अगर ये करना है तो यू मस्ट नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो अगर आता है तो फिर आगे का काम आसान। ठीक है, डन? यस सर। चलो, तो अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमारे सामने कोई सवाल आता है और हमसे कोई पूछता है कि कहाँ मिलेगा, तो हम उसको ढूंढें। बहुत अच्छा।
अब देखो भाई, कुछ और बातें हैं जो हम आज की क्लास में करते चलते हैं, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में आएंगे। एटॉमिक रेडियस बहुत मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए बताना, लेकिन इसमें हमें 3-4 और चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब पर्पल हाउस वाला बच्चा हमको बताएगा, शील्डिंग इफेक्ट हो गया तुम्हारी क्लास में? पर्पल हाउस बताओ, शील्डिंग इफेक्ट हो गया है? पर्पल हाउस से कोई नहीं है क्या? सब लोग अच्छा, एटॉमिक नंबर तो उनका हो गया है ना, तो सोच रहे होंगे हम आराम से आते हैं ऐसा। अच्छा, किसी ने मुझे मैसेज किया, I'm sorry, अभी देखते हैं। अरे यार, साक्षी कह रही है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाओ। साक्षी माइक ऑन करो तुम जल्दी। यस सर। यार साक्षी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना तो इस क्लास में संभव नहीं है। तुम्हारा छूट गया था क्या? यस सर। तो एक बार ना सर से बात कर लेना और अपनी क्लास जल्दी से बैकअप क्लास लगवा ही लेना, ठीक है? कब लगवाओगी? अगली क्लास से पहले, वरना तुमको बार बार दिक्कत होने वाली है। ओके, यहाँ पे तो संभव नहीं कि हम तुम्हें 2 मिनट में बता दें, क्योंकि ये बड़ा कहानी है, बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। सो तुम अपनी बैकअप क्लास जल्दी से लगवा लो, और इस क्लास के बाकी लोग जिनका छूटा हुआ है, उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बैकअप क्लास जल्दी से जल्दी लगवा लें, सो दैट उनको दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो डन। अब मैं आता हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ, और ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सब लोग हेडिंग देंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो यार, सब लोग लिखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सर सामने पिछले लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेजो ना ग्रुप में, मैंने राहुल सर का बोला लेकिन अब तक आया नहीं है। अरे यार, उन्हीं के पास होता है, वही क्लास लगाते हैं, मैं बोल देता हूँ उनको, पता नहीं क्यों नहीं लगाते हो। चलो इधर देखो, अरे बहुत काम रहता है, बेचारे व्यस्त रहते हैं। अच्छा देखो देखो, इधर देखो, यहाँ देखो डेफिनेशन लिखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। There are numerous physical properties of elements such as melting and boiling points, heats of fusion and vaporization. ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट, उसके अंदर पीरियोडिक वेरिएशन। ये पहले समझो पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब क्या है। पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब है कि कुछ गैप के बाद वो चीज रिपीट होती है, ठीक है? जैसे मान लो अभी कोई चीज मिल रही है, उसके 7 स्टेप आगे जाओगे वापस वही मिलेगा। या आई विल सेंड, आई ट्राई टू सेंड इट, डोंट वरी, अभी यहाँ पर ध्यान दो। सो जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब वो चीज एक पर्टिकुलर रेंज के बाद वापस से रिपीट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे इस क्लास में हम लोग वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बेसिक मतलब ये है यहाँ पे कि ये न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसा एक न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यार मुझे कोई एक ये क्या नाम है, कोई बच्चा है अपना पर्पल हाउस का बच्चा हुआ हमारी क्लास में? पर्पल हाउस, एनीवन? यस सर। मुझे बताओ एटॉमिक रेडियस में सर ने क्या पढ़ाया था? एटॉमिक साइज कहाँ तक पहुंचे थे? पूरा पढ़ा दिया था? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा दिया क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? सर नो सर, शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट डन। अच्छा, उन्होंने एटॉमिक साइज जस्ट शुरू किया था, करेक्ट? सर शील्डिंग Yes, इफेक्ट sir. हुआ था। सर आयोनाइजेशन एनर्जी तक पढ़ा है। कल एक और हाँ, लेकिन yesterday एक और क्लास था ना, उसमें लेकिन ऑर्बिटल एक दिन में कैसे पढ़ा दिया यार इतना सारा? 3 लेक्चर हो गए सर। अच्छा, 3 लेक्चर हो गए थे क्या? सर ओह। हमारा एक भी नहीं हुआ इंडिगो वाले। नहीं, इंडिगो वाले का तो अभी करा रहा हूँ ना, ये कौन सा लेक्चर है? हाँ वो दूसरा है सर। ये दूसरा लेक्चर है। सेकंड। अरे भाई, तो हम करा रहे हैं ना, इन लोगों एक बार गलती से
तो इन अब देखो मैं तुमको बता दूं। अच्छा तुम लोग ये बताओ, पर्पल वाले गैसियस स्टेट के कितने लेक्चर तुम्हारे पहले हुए थे? सर 3। अब हुए ना 3, पहले हुए थे क्या जब शुरू हुआ था बैच? तो पहले नहीं हुए थे। एग्जैक्टली इंडिगो वाले तुम्हारे हो गए थे 4-5। हाँ सर। सर 2 या 3 ही हुए थे। अरे तो ठीक है ना, एक जगह पे थोड़ा आगे पीछे हुआ है, वो थोड़ी प्लानिंग चेंज हुई है इसलिए ऐसा करना पड़ा है, कोई बात नहीं। तो एक चैप्टर में और कई बार ना 2 बार 3 बार पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। ये तो ऐसे भी बहुत मुश्किल है, जितनी बार पढ़ोगे उतना आएगा। मैं तो जैसे एक बार देख रहा था कहाँ तक पढ़ूं, अरे मुझे तो बहुत बार दिक्कत होती है, तो 2 बार 3 बार पढ़ते रहना चाहिए सब चीजें। इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। सुनो सुनो ध्यान से सुनो। देखो एटॉमिक साइज से पहले मुझे लगता है हम लोगों को, एटॉमिक साइज तो पढ़ ही लेंगे, उससे पहले ना स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना, और बहुत आसान नहीं है, मुश्किल सा टॉपिक, थोड़ा टाइम देके उसको पढ़ना चाहिए हम लोग को, ठीक है? तो चलो मैं क्या कहता हूँ, एटॉमिक साइज तो आ ही जाएगा 10 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं आया तो पूरा पीरियोडिक टेबल में हम फंसने वाले हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले पीछे चलते हैं और ये दोनों टॉपिक पढ़ते हैं। हेडिंग दो सब लोग। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, पहले छोटा सा मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी सबने लिख लिया था क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब समझे तुम लोग, क्या होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी? बोलो। रिकरिंग प्रॉपर्टी। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब, देखो डेफिनेशन यहाँ लिखी थी, तुम उसको लिख लो चाहो तो। उसकी यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी इन्होंने बताया था यहाँ पे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बेसिक मतलब है, दीज आर, देखो लिखा है, these are numerous physical properties of elements such as melting and boiling points, its of fusion, vaporization, energy of atomization, which show periodic variation. Periodic variation का मतलब certain level के बाद certain distance के, जैसे देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी मैच होगी। ये क्यों मैच होगी? क्योंकि पहले तुमने 9 लोगों को इधर लिखा है, फिर किसी को यहाँ तुम लिख रहे हो, तो सर्टेन एलिमेंट के बाद जो नया एलिमेंट आएगा उसमें और पहले वाले सिमिलरिटी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज में भी सिमिलरिटी होगी। तो जिस जिस प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी सर्टेन गैप के बाद, उन सबको हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो ऐसा होता है जनरली, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं वो है एटॉमिक और आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब पढ़ने वाले हम। ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब एक सर्टेन गैप के बाद ये रिपीट होती है। तो ग्रुप के अंदर के जो लोग होंगे उनकी ये सब में क्या चेंजेस होंगे वो अपन देखेंगे और उसमें मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन इसको समझने के लिए, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये तुम लोग लिख लो प्लीज, या मैं भेज ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बता देता हूँ, इसकी जरूरत मुझे पढ़ने वाली। सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नाम पे जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो चीजें मुझे जरूरत पड़ने वाली है, मैं उस पर आता हूँ, ठीक है? देखो सुनो, देखो भाई, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है उसमें 4 चीजें हम हर बार पढ़ते हैं। कौन कौन सी 4 चीज? देखो पहली चीज जो पढ़ोगे तुम वो है डेफिनेशन एंड फैक्टर। डेफिनेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग। पहले तुमको उस पीरियोडिक टेबल का बताया जाएगा, सॉरी उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताई जाएगी, फिर फैक्टर अफेक्टिंग बताया जाएगा। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग के बाद तुमको बताया जाएंगे ट्रेंड्स, ऊपर से नीचे क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये ट्रेंड्स बताया जाएगा। और ट्रेंड्स के बाद तुमको बताया जाएगा एक्सेप्शंस। एंड इसके बाद एप्लीकेशन, अगर किसी के पास एप्लीकेशन हुआ तो इफ एनी, अगर है तो हर बार हम ये 4 चीजें पढ़ने वाले हैं।
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 4 चीजें पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर पढ़ेंगे ट्रेंड्स क्या है, फिर पढ़ेंगे एक्सेप्शंस, और फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन। क्लैरिटी आ रही होगी सबको? ठीक है। यस सर। Done. अब ध्यान से देखो, और इसी चक्कर में अब हम जो पहली चीज पढ़ने वाले हैं अब, लेकिन कोई भी पीरियोडिक जो बेसिक एटॉमिक नंबर वाला जो पार्ट है उसको समझने के लिए हमको आना चाहिए ये 2 चीज। तो चलो जल्दी से हेडिंग दो, तो शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग। जल्दी दो। ध्यान से देखो, ये है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट, देखो भाई ये क्या होता है पहले ही समझो। सोचो, इसको समझने के लिए ये देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ये न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस के पास क्या होता है, ये मान लो फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब देखो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उस अट्रैक्शन से खींचता है। लेकिन ये भी सच है कि अंदर वाले जो शेल होते हैं इन पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बाहर वाले पे अट्रैक्शन कम होता है। अब जो मैं तुम्हें नई शील्डिंग या स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये होता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो इनर वाले, सो इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। रिपेल करने चाहिए, बोलो। अरे इसके ऊपर भी -1 चार्ज, इसके ऊपर भी -1 यस चार्ज, सर, तो रिपेल करेंगे ना। अलाइक So, चार्ज जैसे। या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, तो देखो दिक्कत क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ये बेचारा कहता है आओ तुम अंदर आओ, क्योंकि अट्रैक्शन है। और ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये कहते हैं भागो भागो यहां से, भागो भागो। सो अब इलेक्ट्रॉन अगर एटम में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेट कर रही है, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन अंदर है। लेकिन इट डजंट मीन कि उनके ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स नहीं, उनके ऊपर अट्रैक्शन का बिल्कुल फोर्स है, लेकिन उनके ऊपर रिपल्सन का भी फोर्स है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बताता है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इज दैट हो गया? सो आउटर मोस्ट सेल जो है अट्रैक्ट करते, न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले होते हैं उसको रिपेल करते हैं। तो पूरे डेफिनेशन ये बनी कि देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस और एट द सेम टाइम repelled by the electrons present in inner cell such that the effective attraction forces dissolve, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है। इन अदर वर्ड्स इनर ऑर्बिटल एक्ट एज शील्ड और स्क्रीन फॉर आउटर ऑर्बिटल्स, मतलब बाहर रहने वाले इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाते। इसका एक बड़ा कारण ये है कि अंदर वाले उनको शील्ड करते हैं, उनको रिपेल करते हैं, और इसलिए वो बाहर ही रहते हैं, अंदर नहीं आते। और इस इफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबको क्लियर हुआ? सर सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस के पास वो नहीं जाते फिर? नहीं, सबसे अंदर वाले कहाँ जाएंगे? न्यूक्लियस के क्लोज। अच्छा न्यूक्लियस नहीं, इतने क्लोज भी नहीं होते ना कि न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच ले। और वैसे भी जो सबसे अंदर है उनके पास तो रिपल्सन है नहीं ना, उनको तो ये बहुत फोर्स से अपनी ओर खींच रहा होगा। लेकिन तुम्हें ये बात पहले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर ने बताया होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता। जब तक इलेक्ट्रॉन में स्पीड है तब तक वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। ये अपने सर हाँ बोलो बोलो। सर मतलब जो जैसे जैसे शेल्स बढ़ेगा उनका वेलोसिटी भी डिफर करता है ना? बिल्कुल डिफर करता है। जो मतलब नजदीक वाले होते हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है,
क्योंकि तो वही सर, हाँ सर फिर बोलो। जितना मतलब वेलोसिटी रहेगा उससे रिपल्सन का चांसेस भी बढ़ जाता होगा ना। क्यों रिपल्सन का चांस क्यों बढ़ेगा? वेलोसिटी दो मतलब नहीं नहीं सर, देखो अभी जो इनरमोस्ट उसके आउटर मोस्ट शेल से ज्यादा रहेगा, तो मतलब जब वो मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा बाहर वाला, तो ये अंदर वाला स्पीड में घूम रहा है, तो उससे वो चांसेस बढ़ जाएगा ना रिपल्शन का। किसके किसके रिपल्सन का? अंदर का बाहर का? मतलब बाहर वाले वो शेल के इलेक्ट्रॉन का अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ। हाँ, वो तो है ही। सबसे ज्यादा वो हम देखो सुनो, कौन कितना शील्ड करता है इस पे हम अभी बात करेंगे, उस पर भी ध्यान मत दो, वो हम पूरा डिटेल में तुमको बताएंगे। अभी फिलहाल ये मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने एक डेफिनेशन बताई तुमको कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को शील्ड करते हैं, बाहर वाले को रिपेल करते हैं। ये सबको क्लियर है? यस सर। बस इतना समझना है, अभी डिटेल में नहीं जाना। अभी मैंने एक छोटी सी बात कही कि एक पूरा शेल है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर वाले को अंदर आने नहीं देंगे, रिपेल करेंगे, और इसको बोलते हैं रिपल्सन, इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। बस इतनी सी बात मैंने बताई है, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। तो ये वाला चाहो तो लिख लो या मैं शेयर कर दूंगा, एज यू विश। लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? अब मैं आऊंगा इस बात पे कि कौन ज्यादा किसको शील्ड करता है, उस पर बात अभी कर लेंगे 2 मिनट में, बट पहले ये लिख लो, ठीक है? देखो ये जो तुम बोल रहे हो ना अंदर बाहर वाला, ये तो सही बात है बिल्कुल, कि जो अंदर वाले होंगे वो न्यूक्लियस के पास होंगे, ज्यादा पास होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि वो कौन से ऑर्बिटल में है, किस तरह के ऑर्बिटल में। सो शील्डिंग सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से शेल में, शील्डिंग इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वो कौन से सब सेल्स में, एस में है, पी में है, डी में है कि एफ में। सिर्फ शेल नंबर से काम नहीं चलता, ठीक है? अरे बोलो, है ना? सो मैं अभी डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। अगर ये नोट हो गया हो, सारे बच्चों ने नोट कर लिया, सर एक सर लास्ट बस एक बात। सेकंड। लिख लो। चलो सुनो ध्यान से। अब मैंने एक सवाल के जवाब सारे बच्चे देंगे, ठीक है? तो शेल पे बाद में आता हूं, पहले बताओ एस पी डी एफ को ध्यान से देखो। एस कैसा होता है बताओ? ऐसा। पी कैसा होता है? डबल शेप, हाँ। डी कैसा होता है? डबल डबल। डबल डबल। और एफ कैसा होता है? फ्लावर शेप होता है ना? कॉम्प्लिकेट। अब सर बताओ। इसको नहीं सिखाया। हाँ एफ का नहीं सिखाया। हाँ, ए फ्लावर शेप होता है, मतलब 1 से 2 जंबल या ट्रिपल 3 नंबर फ्लावर शेप बना, 3 डायमेंशनल एफ होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। अब सोचो, देखो अभी तो हम कह रहे थे कि जो शील्डिंग है वो शील्डिंग, अभी तक मैं ये बता रहा था कि जो अंदर वाले हैं वो बाहर वाले को शील्ड करते हैं। लेकिन शील्ड का बेसिक मतलब क्या है? शील्ड का बेसिक मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन है, सुनो ध्यान से। शील्ड का एक और मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये जो अंदर वाला है ये इसको शील्ड करेगा। सही बात है? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो मेरी बात। अब देखो लंबी कहानी है। अब देखो पहले की तुम जानते हो कि फर्स्ट सेल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेल का मतलब हो गया ये पूरा एरिया फर्स्ट सेल है।
सेकेंड सेल का मतलब क्या है बताओ? ये पूरा एरिया सेकेंड सेल, और थर्ड सेल का मतलब क्या हो गया? ये पूरा एरिया क्या है? तो देखो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से सुनना, फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे या सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड सेल है, तो इसके अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये थर्ड सेल वाले को तो रिपेल करेंगे ही। बोलो, ये सेकेंड सेल है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको तो रिपेल करेगा ना, है ना? हाँ सर। हाँ बट सर। एट द मीन टाइम अगर इस सेल में कोई और इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी रिपेल करेगा। एक सेल के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। इन जनरल इनर और आउटर को करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सेम सेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, क्योंकि अब तुम लोग पढ़ चुके हो क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर में तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। शेल का मतलब पहले तुमने पढ़ा होगा, शेल का मतलब बोर क्या कहता था? शेल का मतलब इसमें घूमो। अब तुमने क्या पढ़ा? शेल का मतलब ये पूरा एरिया होता है। शेल का बेसिक मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है बताओ? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है वो साइज की बात करता है। किसके साइज की? जहां इलेक्ट्रॉन होता है, कहते हैं ना। तो साइज डिसाइड कौन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम। सो सेम सेल में भी दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? जल्दी बताओ। शील्ड कर सकते हैं। रिपेल। सो ऐसे में अब सब सेल का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। देखो एस कैसा होता है? ऐसा। अगर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन छुपे हो तो एक दूसरे को शील्ड करेंगे ना बहुत ज्यादा, है ना? हाँ सर। एक तो ये बात है। लेकिन अगर दूसरा ये है कि एस जो है न्यूक्लियस के पास होता है। किसी भी सेल में अगर एस है तो न्यूक्लियस के पास, फिर पी दूर है, डी और दूर है, एफ सबसे दूर है। तो जो सबसे पास होगा उसको शील्डिंग का पता भी सबसे ज्यादा चलेगा। दूसरा एस का, और एस ऑर्बिटल ऐसा होता है, तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से एक दूसरे को शील्ड कर सकते हैं ना, है ना? हाँ सर। लेकिन अगर कोई पी में बैठा है, पी कैसा होता है? ऐसा सोचता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो, ठीक है? तो उसमें हो सकता है कि एक दूसरे को शील्ड ना कर पाए, क्योंकि अलग अलग लोब है और बीच में कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाता, तो ये दोनों दूसरे को शील्ड करना मुश्किल है। डी में और मुश्किल है। क्या मुश्किल है? डी में तो मान लो एक इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों कहाँ शील्ड करेंगे? एफ में एक और लगा लो ऐसा कुछ, उसमें और चांस नहीं है कि एक दूसरे को शील्ड करें। यानी सबसे ज्यादा शील्डिंग होने का चांस किसके अंदर है? एस। और सबसे कम किसके अंदर है बताओ? एफ। सो शील्डिंग इफेक्ट एस में सबसे ज्यादा, पी में उससे थोड़ा कम, फिर डी, फिर एफ। क्या इसलिए कहते हैं कि एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे भी न्यूक्लियस के थोड़े से पास होते हैं। सो इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उनमें किस तरह से है। एस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग तरीके हैं, पी के अलग, डी के अलग, एफ के अलग, और उनके अपने शेप के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा शील्डिंग होगा। तो शील्डिंग दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो सब सेल्स और दूसरा शेल पे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई, सुनना ध्यान से सुनना, अगर कोई फर्स्ट सेल में है तो इसमें शील्डिंग कौन करेगा? दो ही इलेक्ट्रॉन है तो आपस में एक दूसरे को शील्ड करेंगे, बहुत ही कम शील्डिंग होगी। लेकिन कोई सेकेंड सेल में तो उसको शील्ड करने वाले लोग ज्यादा है, अगर कोई थर्ड सेल में है तो शील्ड करने वाले लोग ज्यादा है। मतलब शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो स्कैनिंग इफेक्ट दो चीज पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। एन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, नो डाउट। यानी आपका इलेक्ट्रॉन जितना, सर कम होना चाहिए ना, अगर एन बढ़ेगा तो डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा और अंदर के शेल ज्यादा वो करते हैं ना। बिल्कुल, आप जितना दूर जाएंगे अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। और नंबर, अगर आप दूर है ही इसलिए कि आप ज्यादा रिपेल आपको किया गया, कॉमन सेंस। कोई इलेक्ट्रॉन अगर सबसे दूर है मतलब वो रिपल्सन बहुत ज्यादा है उसके ऊपर, तो भी दूर है। अट्रैक्शन होता तो अंदर आता ना, हाँ। सो एन बढ़ने से इसका मतलब है कि आपके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लगाएगा। क्लियर क्या सबको? सो स्क्रीनिंग इफेक्ट एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो भाई। और एल की जो वैल्यू होती है ना, एल की वैल्यू उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एल का उल्टा होता है,
तो इसको लिखने की जरूरत है, तुम समझ ही चुके हो, पहले ही बोल चुके हो। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट एन पे डिपेंड करता है और एल पर भी डिपेंड करता है। एल तुमने देखा, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर F। यहाँ पे एल की वैल्यू जैसे बढ़ रही है बस है स्क्रीनिंग इफेक्ट घट रही है। So, एल के साथ उल्टा रिलेशन है और एन के साथ सीधा रिलेशन। एन के बढ़ने से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और एल के बढ़ने से स्क्रीनिंग इफेक्ट घटता है। क्लियर सबको? Yes, sir. तो अब हो ये रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस फोर्स अपनी तरफ लगा रहा है वो हमको दिखता है, बट उसके ऊपर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं ये हमको नहीं दिखता। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे हैं वो वाला पार्ट भी हमको देखना है, वो वाला पार्ट भी हमको करना है। ठीक है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर अट्रैक्शन कितना है, उसके अंदर रिपल्सन कितना है। तो ये सब पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट तक ही हो पाएगा। अगली क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये सब बातें डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास से हम ऑफिशियली देखा जाए तो ये पूरा पार्ट हम शुरू कर पाएंगे। आज तो यहाँ तक पहुंचे, बट हम आज मेन सारा हो गया। अब हम ऑफिशियली अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिस्कस करेंगे। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट में एक वर्ड होता है सिग्मा, निकालना सीखेंगे। ये देखो, ये सिग्मा निकालेंगे अगली क्लास में, और उसको सीखने के बाद हम एटॉमिक नंबर, आयनाइजेशन एनर्जी ये सब शुरू करेंगे। सो आई गेस नेक्स्ट क्लास में हम काफी आगे निकल चुके होंगे। सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। अभी तुम लोग की होमवर्क ये रहा कि तुम सबको पीटी याद करना है भाई। अगली क्लास से पहले सबको क्या याद करना है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सबको लर्न हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये तुम्हारा हो Sir? गया। बोलो बोलो सर वो रिकॉर्डिंग और ये नोट्स भेज देना। यार, मैं राहुल को बोलता हूँ, रुको चला जाता। ठीक है, नहीं तो तुम लोगों का जो Okay, सेंटर, सुनो सुनो, जो तुम्हारे सेंटर इंचार्ज है ना उनको बोलना, वो राहुल को पर्सनली कॉल कर लेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ज्यादा प्रॉब्लम हो सेंटर मेरे पास नहीं रहता, राहुल जी ही मेरी क्लास लगाते हैं। तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम डायरेक्ट सेंटर हेड को बोल सकते हो, वो सेट कर लेंगे ज्यादा लेट हो। ठीक, सर आप Okay, ये sir. बताओ पे भेज दो ना PDF। हाँ ये पीडीएफ तुरंत भेज रहा हूँ इसी वक्त, जैसे ही क्लास खत्म होगी पीडीएफ तुम्हारे पास होगा। ओके, सर जो Yes, मेरा sir. बैकलॉग है वो लेक्चर आप पढ़ाओगे कि कोई और पढ़ाएगा? कौन सा बैकलॉग है तुम्हारा बेटा? वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का बैकलॉग लेना। अपने सेंटर हेड को एक बार बोलो, फिर वो मुझसे देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये मैं ले लूंगा या कोई भी ले लेगा इसमें। ठीक है, Okay, sir. सेंटर अपने अपने सेंटर हेड को बता दो, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है थैंक यू सर। जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, sir. बाय बाय बाय।